लूसेंट सब्जेक्टिव बुक भौतिक विज्ञान का टॉपिक नंबर 2 है गति। इस वीडियो में गति टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इस टॉपिक से जितने भी एमसीक्यू बने हैं इस सेट में तैयार कर लिया गया है। आपको एक एक क्वेश्चन थ्योरी बुक के दिखाते हुए कराते जाएंगे, ठीक। यानी भौतिक विज्ञान का प्रथम टॉपिक मात्रक इससे पहले करा दिए हैं, उसका वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। अगला जो टॉपिक है गति, आज के वीडियो में गति को कंप्लीट करेंगे। तो ठीक, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, गति का पहला प्रश्न है, वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं, वह क्या कहलाती है? वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं, क्या कहलाती है? तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, बुक में दिया है। देखिए, वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, ठीक, दिशा नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अदिश राशि कहा जाता है। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? तो 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर होगा अदिश राशि कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? इन चारों में से बताना है कौन सी अदिश राशि है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, द्रव्यमान जो है अदिश राशि है, और विस्थापन, वेग और संवेग ये जो है सदिश राशि है। देखिए सी होगा द्रव्यमान। देखिए इसमें दिया गया है, देखिए द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विभव आदि जो हैं अदिश राशियां हैं। उसके अलावा विद्युत धारा, ताप, दाब ये सभी भी अदिश राशि आती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा, ताप, दाब ये किस प्रकार की राशियां हैं? विद्युत धारा, ताप, दाब ये किस प्रकार की राशियां हैं? तो देखिए यहाँ नोट में दिया गया है, नोट, विद्युत धारा, ताप, दाब ये सभी अदिश राशियां हैं। क्या है? अदिश राशि। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का बी, अदिश राशि। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं क्या है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है क्या कहलाती है? वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है वह क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए दिया है, वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है उन्हें सदिश राशि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सदिश राशि। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का बी, सदिश राशि इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, जिन भौतिक राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं तथा जो सदिश नियमों का पालन करती है उन्हें सदिश राशि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? इनमें से बताना है कौन है जो सदिश राशि नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 का, ताप जो है सदिश राशि नहीं है। ताप जो है अदिश राशि है। देखिए ताप, ताप जो क्या है? ताप है अदिश राशि, और बाकी ये तीनों जो हैं सदिश राशियां हैं, बल, वेग और विस्थापन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, दूरी किस प्रकार की राशि है? दूरी बताइएगा ये किस प्रकार की राशि है। तो दूरी जो है देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर दिया गया है दूरी, दूरी किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए जाने वाले मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। क्या है? तो अदिश राशि। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दूरी जो है अदिश राशि है। दूरी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई है। ठीक, इसमें कोई निश्चित दिशा नहीं होती, इसलिए यह एक अदिश राशि मानी जाती है।
नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है विस्थापन की एसआई मात्रक क्या है। विस्थापन की एसआई मात्रक बताना है, क्या होगा। तो देखते हैं विस्थापन का एसआई मात्रक। तो देखिए इसमें दिया गया है विस्थापन। विस्थापन एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक, यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 7 का। 7 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, मीटर इसका सही उत्तर होगा। यानी विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है और इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। 8 नंबर प्रश्न है विस्थापन का मान निम्न में से कौन सा हो सकता है। विस्थापन का मान निम्न में से कौन सा हो सकता है। ठीक, तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसमें दिया गया है विस्थापन। विस्थापन का जो मान है, तो देखिए यहाँ से होता है, यहाँ तक आपको पढ़ाए हैं अभी, इसका सही मात्रक मीटर है। ठीक, तो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। सही उत्तर क्या होगा, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य उपयुक्त सभी होगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा 8 का। विस्थापन जो है इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, तीनों सही है। करेक्ट आंसर ऑल होगा। 9 नंबर प्रश्न है चाल किसके बराबर होती है। चाल बताइएगा किसके बराबर होती है। तो चाल का देखिए सूत्र क्या होता है। देखिए चाल किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अर्थात चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। सही उत्तर क्या हो जाएगा, दूरी बटा में समय। राइट आंसर इसका 9 का हो जाएगा बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है। चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। ठीक, 10 नंबर प्रश्न देखिए यदि कोई वस्तु किसी दूरी को पहले v1 चाल से, ठीक, तथा फिर उतनी ही दूरी v2 चाल से तय करे तो औसत चाल क्या होगा। क्वेश्चन कहता है यदि कोई वस्तु किसी दूरी को पहले v1 चाल से, ठीक, तथा फिर उतनी ही दूरी v2 चाल से तय करे तो औसत चाल क्या होगा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, दिया है यहाँ से आप पढ़िएगा तो मिलेगा इसका आंसर। यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से तय करती है, ठीक, और उसके बाद उतनी ही दूरी v2 चाल से तय करती है तो उसका संपूर्ण यात्रा की औसत चाल होगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका 10 का हो जाएगा सी, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 इसका करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न है वेग वेलोसिटी किसे कहते हैं। वेग वेलोसिटी बताइएगा किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पर देखिए वेग का दिया है किसी वस्तु के विस्थापन की दर, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, यानी विस्थापन की दर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, वेग किसे कहा जाता है, तो विस्थापन की दर को। राइट आंसर 11 का क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर होगा। यानी किसी वस्तु के समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय। ठीक, अगला क्वेश्चन 12 नंबर है वेग किस प्रकार की राशि है। वेग किस प्रकार की राशि है बताना है। तो देखिए वेग किस प्रकार की राशि है, वेग एक सदिश राशि है। वेग क्या है, सदिश राशि। सही उत्तर क्या होगा, इसका राइट आंसर 12 का हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर होगा सदिश राशि। वेग में परिमाण के साथ साथ एक निश्चित दिशा भी होती है, इसलिए वेग एक सदिश राशि है। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए 13 नंबर प्रश्न है त्वरण किसे कहते हैं। त्वरण बताइएगा किसे कहा जाता है।
तो इसका सही उत्तर होगा, देखते हैं बुक में। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं इसी टॉपिक के, भौतिक विज्ञान के टॉपिक नंबर 2 गति के निचोड़ एमसीक्यू हैं, जितने भी क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं। ठीक, पहले आप इस बुक को पढ़िएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको खुद लगेगा कि सारा क्वेश्चन लाइन बाय लाइन इसी टॉपिक से बनाया गया है। ये आपके रिवीजन के लिए हमने ऐसा ई बुक बनाया है, इतिहास से लेकर विविध तक को कंप्लीट किया है। टोटल 20,000 प्लस क्वेश्चन है, उसमें 22-23 हज़ार क्वेश्चन को ऐड किया है और उसको सेल्फ स्टडी प्रो कोर्स में डाले हैं। वहाँ जाकर आप हर टॉपिक को पढ़कर टेस्ट दे सकते हैं। वहाँ टेस्ट दीजिएगा तो आपको लगेगा कि कितना क्वेश्चन हम सही कर रहे हैं बुक पढ़ने से। ठीक, तो आप उस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। तो देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या था, त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण किसे कहा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन बुक में दिया है, त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। सही उत्तर 13 का क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाले परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा हो तो उसका त्वरण कैसा होगा। यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा हो तो उसका त्वरण कैसा होगा। ठीक, तो देखते हैं बुक में क्या दिया है। देखिए यहाँ से पढ़िएगा तो आपका इसका आंसर मिलेगा। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है। क्या दिया है, यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा 14 का, राइट आंसर डी होगा 14 का करेक्ट आंसर। यानी जब समय के साथ वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जब कोई वस्तु क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में एक साथ गति करती है तो उसे क्या कहते हैं। जब कोई वस्तु क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में एक साथ गति करती है तो उसे क्या कहा जाता है। ठीक, देखते हैं बुक में क्या दिया है। देखिए यहाँ से मिलेगा इसका आंसर, जब कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करता है, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर, तो पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। क्या कहा जाता है, ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहा जाता है। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर 15 का सी हो जाएगा, प्रक्षेप्य गति। यानी जब किसी वस्तु को हवा में तिरछा फेंका जाता है, ठीक, तो वह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में एक साथ गति करती है। इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक, राइट आंसर क्या इसका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, प्रक्षेप्य गति किस प्रकार की गति होती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रक्षेप्य गति किस प्रकार की गति होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया गया है, बुक में निकालिएगा तो मिलेगा, प्रक्षेप्य गति एक द्विविमीय गति है। क्या है, द्विविमीय गति। सही उत्तर इसका हो जाएगा, राइट आंसर 16 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्विविमीय गति। ठीक, यानी 16 गो क्वेश्चन हम आपको इस गति टॉपिक से दिखा दिए लाइन बाय लाइन। ठीक, इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 से जितने भी क्वेश्चन हैं केवल क्वेश्चन और आंसर के साथ करा रहे हैं। आपके पास बुक है तो बुक निकाल कर इस वीडियो को देखिएगा, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हर वीडियो को हम इस बुक में दिखा कर कराएंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक, और समय भी ज़्यादा समय का वीडियो हो जाएगा। ठीक, जिसमें देखने में आपको बोरिंग फील होगा, इसलिए आप केवल क्वेश्चन और आंसर करा रहे हैं। आप बुक पढ़कर इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
कि पढ़ने में कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको डाउट हो रहा है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं 17 से क्वेश्चन और आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक पहुंचाने के लिए किस कोण पर प्रक्षेपित करना चाहिए। क्वेश्चन है 17 नंबर प्रश्न। देखिए क्या कहता है, प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक पहुंचाने के लिए किस कोण पर प्रक्षेपित करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा किस कोण पर प्रक्षेपित करना चाहिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, 45 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित करना चाहिए। यानी अधिकतम क्षैतिज पारस प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित करना चाहिए। सही उत्तर होगा इसका डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, प्रक्षेप पथ को उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच कोण को कितना होता है। क्वेश्चन को पढ़िए, प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच कोण कितना होता है। कोण बताना है कितना होता है वेग और त्वरण के बीच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 90 डिग्री कोण होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप का वेग केवल क्षैतिज दिशा में होता है। ठीक, जबकि गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर कार्य करता है, अतः दोनों कोण के बीच 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। अगला है, वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा कैसी होती है। 19 नंबर प्रश्न है, वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा बताना है कैसी होती है। तो त्वरण की दिशा जो है सही उत्तर हो जाएगा बी, वेग की दिशा के लंबवत। वेग की दिशा की लंबवत होती है वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी होगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, कोणीय वेग को किस अक्षर से दर्शाया जाता है। कोणीय वेग को किस अक्षर से दर्शाया जाता है। तो इसे दर्शाया जाता है ओमेगा। ओमेगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओमेगा से कोणीय वेग को दर्शाया जाता है। वृत्तीय गति में कोण में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा द्वारा दर्शाया जाता है कोणीय वेग को। अगला 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, पाई के मान की गणना सबसे पहले किसने की थी। 21 नंबर क्वेश्चन आप आंसर में बताइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। पाई की मान की गणना सबसे पहले किसने की थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले पाई की मान की गणना किए थे, यानी आर्यभट्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। ठीक, सबसे पहले पाई का मान का अत्यंत सटीक मान निकाला था 3.1416। मान क्या दिए थे सबसे पहले, सटीक मान 3.1416 पाई का मान बताए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन ने अपने गति के नियम किस पुस्तक में प्रतिपादित किए थे। न्यूटन ने अपने गति का नियम किस पुस्तक में प्रतिपादित किए थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपिया पुस्तक में न्यूटन ने अपने गति के नियम को प्रतिपादित किए थे। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए, सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के तीनों नियमों का प्रतिपादित किया था। राइट आंसर इसका क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, न्यूटन का प्रथम गति नियम किस अन्य नाम से जाना जाता है। न्यूटन का प्रथम गति नियम अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो जड़त्व के नाम से जाना जाता है। जड़त्व का नियम के नाम से भी जाना जाता है। यानी न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। ठीक,
24 नंबर प्रश्न है, बल की परिभाषा निम्न में से किस पर आधारित है? बल की परिभाषा निम्न में से किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बल की परिभाषा जो है ये जड़त्व पर आधारित है। राइट आंसर सी होगा जड़त्व, यानी न्यूटन का पहला नियम बल की परिभाषा देता है, ठीक, जो यह बताता है कि बल वह ब्राह्म कारक है जो किसी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन करता है, ठीक। बल का एसआई मात्रक क्या होगा? बल का एसआई मात्रक बताइएगा क्या होगा? तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। सही उत्तर इसका सी हो जाएगा, न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कोई चलती मोटर कार अचानक रुक जाती है, ठीक, तो यात्री क्यों आगे की ओर झुक जाते हैं? जब कोई चलती मोटर कार अचानक रुक जाती है तो यात्री क्यों आगे की ओर झुक जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जड़त्व के कारण। राइट आंसर क्या होगा? सी, जड़त्व के कारण। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उदाहरण जड़त्व का है? निम्न में से कौन सा नियम जड़त्व का है बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 का डी, कंबल पीटने से धूल झाड़ना। यह जो है जड़त्व का नियम है। देखिए समझिए इसको, जब कंबल को छड़ी से पीटा जाता है तो कंबल गति में आ जाता है, लेकिन धूल के कण विराम के जड़त्व के कारण अपनी जगह पर रुके रहना चाहते हैं और नीचे गिर जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर क्वेश्चन है, संवेग को कैसे परिभाषित किया जाता है? संवेग को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो इसे परिभाषित किया जाता है वेग गुना द्रव्यमान। सही उत्तर सी होगा, वेग गुना द्रव्यमान इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा, न्यूटन का दूसरा गति नियम किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? न्यूटन का दूसरा गति नियम किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा F बराबर m ए। F बराबर m ए, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि स्प्रिंग में बल नियंत्रक को n समान भागों में बांट दिया जाए, ठीक, तो प्रत्येक भाग पर बल नियतांक क्या होगा? ठीक, यदि स्प्रिंग के बल नियतांक को n समान भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का बल नियतांक बताइएगा क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, एन के इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी जब किसी बल नियतांक वाली स्प्रिंग को बराबर टुकड़ों में काटा जाता है तो प्रत्येक छोटे टुकड़े की कठोरता बढ़ जाती है और उसका नया बल नियतांक हो जाता है एन के। यानी विकल्प में सही उत्तर इसका हो जाएगा, चारों ऑप्शन में से सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या कहता है? न्यूटन का तृतीय गति नियम बताइएगा क्या कहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, प्रत्येक क्रिया के बराबर, ठीक, परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया। न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या कहता है? तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। जब एक वस्तु दूसरी पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली पर बराबर और विपरीत बल लगाती है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण नहीं है? इन चारों ऑप्शन में बताना है, निम्न में से कौन न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण नहीं है बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंखा चलना। पंखा चलना जो है न्यूटन के तृतीय गति का नियम का उदाहरण नहीं है। सही उत्तर होगा इसका सी। देखिए, बंदूक से गोली चलना, नाव से कूदना, रॉकेट का उड़ना, ये तीनों क्रिया प्रतिक्रिया तृतीय नियम पर आधारित है, जबकि पंखा का चलना जो है यह है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करके चलता है। यानी सही उत्तर इसका सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या होगा? इन चारों में ऑप्शन दिया गया है जो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार कुल संवेग नियत रहता है यदि कोई ब्राह्म बल ना लगे। सही उत्तर इसका बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। सही उत्तर 33 का क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, प्रत्यास्थता टक्कर की विशेषता क्या है? प्रत्यास्थता टक्कर की विशेषता बताइए क्या है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सी, गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं। प्रत्यास्थता टक्कर की विशेषता क्या है? गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं। सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? सी। अगला प्रश्न है, 35 नंबर क्वेश्चन है, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में प्रत्यास्थ गुणांक का मान क्या होता है? पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में प्रत्यास्थ गुणांक का मान होता है, बताना है चारों ऑप्शन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मान 0 होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए निष्पत्ति प्रत्यास्थता गुणांक का मान 0 होता है, क्योंकि टक्कर के बाद दोनों वस्तुएं आपस में चिपक जाती है, इसलिए इसका मान 0 हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए है, आवेग किसका गुणनफल है? आवेग बताना है किसका गुणनफल है। तो आवेग जो है ये गुणनफल किसका है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, आवेग जो है, आवेग गुणनफल है बल और समय अंतराल। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, बल और समय अंतराल का गुणनफल है आवेग। नेक्स्ट प्रश्न है, आवेग का मात्रक क्या है? आवेग का मात्रक बताइएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है। तो आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड जो है आवेग का मात्रक है। अगला प्रश्न है 38 नंबर क्वेश्चन, अभिकेंद्रीय बल की दिशा किस ओर होती है? अभिकेंद्रीय बल की दिशा किस ओर होती है बताना है ऑप्शन में। तो इसका सही उत्तर जो होगा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा, वृत्त की केंद्र की ओर। किसी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग पर चलाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। कहाँ? तो वृत्त के केंद्र की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देखिए, अपकेंद्रीय बल किस प्रकार का बल होता है? अपकेंद्रीय बल जो है यह किस प्रकार का बल होता है? तो अपकेंद्रीय बल जो है ये जड़त्वीय बल या छंद बल होता है। सही उत्तर हो जाएगा सी, जड़त्वीय बल। देखिए, अपकेंद्रीय बल कोई वास्तविक बल नहीं है, यह एक क्षण बल है जो अजड़त्वीय फ्रेम में महसूस होता है। राइट आंसर सी होगा। कपड़े सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कपड़े सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो कपड़े सुखाने की मशीन जो है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अपकेंद्रीय कपड़े सुखाने की मशीन और दूध से मक्खन निकालने की मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है, जो केंद्र के बाहर की ओर लगता है, केंद्र के बाहर की ओर लगता है। अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है, बल आघूर्ण किसके गुणनफल के बराबर होता है? बल आघूर्ण किसके गुणनफल के बराबर होता है? तो ये जो होता है बल गुना आघूर्ण भुजा के बराबर होता है। बल गुना आघूर्ण भुजा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 41 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न बताइएगा 42 नंबर, बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? बल आघूर्ण का मात्रक बताना है क्या होता है? तो बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर होता है,
इसीलिए बल अघूर्ण का सही मात्रक होगा न्यूटन मीटर। क्या होगा? न्यूटन मीटर। अगला प्रश्न देखिए, सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? सरल मशीन बताइए किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो सरल मशीन जो है ये काम करती है बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीनें जैसे उत्तोलक, घिरनी, पेंच आदि जो है बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करती है, जिससे कम बल लगाकर भारी काम किया जा सकता है, यानी वजन को उठाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। अगला देखिए प्रश्न क्या कहता है, उत्तोलक की छड़ जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर घूम सकती है उसे क्या कहते हैं? उत्तोलक की छड़ जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर घूम सकती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? आलंब कहा जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, आलंब। यानी उत्तोलक में जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर छड़ घूम सकती है उसे आलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? आलंब। अगला 45 नंबर प्रश्न है, उत्तोलक का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तोलक का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इसका कार्य जो है भार उठाने के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तोलक का उपयोग भार उठाने के लिए किया जाता है। देखिए, उत्तोलक एक ऐसी सरल मशीन है जिसकी मदद से हम कम प्रयास लगाकर यानी कम शक्ति लगाकर भारी भार को आसानी से उठा सकते हैं या हटा सकते हैं। सही उत्तर क्या होगा इसका? सी होगा। भार उठाने के लिए उत्तोलक का उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर प्रश्न है, यांत्रिक लाभ का सूत्र क्या है? यांत्रिक लाभ का सूत्र बताइएगा क्या होगा? तो यांत्रिक लाभ का सूत्र होता है आलंब और आयास 46 नंबर प्रश्न है, यांत्रिक लाभ का सूत्र बताना है। तो यांत्रिक लाभ का सूत्र होता है भार बटा में आयास। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, भार बटा में आयास। यानी यांत्रिक लाभ यह बताता है कि मशीन ने काम को कितना आसान बनाया, तो भार बटा में आयास होगा। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण कौन सा है? इन चारों ऑप्शन में प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 47 का डी, तराजू जो है प्रथम श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है। ठीक, प्रथम श्रेणी उत्तोलक में आलंब जो है बीच में होता है। ठीक, जैसे इसमें होता है कैंची, पिलास, शीशा झूला और तराजू, इनके मुख्य उदाहरण हैं किसका? तो प्रथम श्रेणी का। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में निम्न में से क्या विशेषता होती है? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में निम्न में से क्या विशेषता होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 48 का। क्या विशेषता होता है? तो आलंब और आयास के बीच भार होता है। आलंब और आयास के बीच भार होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर होगा। यानी द्वितीय श्रेणी उत्तोलक जैसे सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा गाड़ी में भार बीच में होता है। कहाँ होता है? बीच में। तो सही उत्तर क्या होगा? आलंब और आयास के बीच में भार होता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास कहाँ स्थित होता है? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास बताइएगा कहाँ स्थित होता है? तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास जो है सही उत्तर हो जाएगा इसका भार और आलंब के बीच। भार और आलंब के बीच। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, भार और आलंब के बीच में होता है। तृतीय श्रेणी उत्तोलक जैसे चिमटा, मनुष्य का हाथ हल में आयास जो है यानी लगाए जाने पर बल बीच में होता है। सही उत्तर क्या होगा? भार और आलंब के बीच होगा। 50 नंबर प्रश्न है, गुरुत्व केंद्र क्या होता है? गुरुत्व केंद्र बताइएगा क्या होता है? तो गुरुत्व केंद्र होता है
वह बिंदु जहाँ वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वह बिंदु जहाँ वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है गुरुत्व केंद्र कहलाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा 50 का, संपूर्ण भार कार्य करता है। अगला प्रश्न है, अस्थाई संतुलन की कौन सी शर्त सही है? इन चारों में से बताइएगा अस्थाई संतुलन की कौन सी शर्त सही है। तो ए है गुरुत्व केंद्र जितना ऊंचा हो उतने अच्छा हो। अच्छा तो गलत है। गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा वस्तु के आधार से ना गुजरे, यह भी गलत है। गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 51 का सही उत्तर हो जाएगा गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे हो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थाई संतुलन के लिए शर्त जो है गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे हो। किसी वस्तु की अस्थाई संतुलन के लिए दो शर्तें जरूरी है। पहला है गुरुत्व केंद्र जितना हो सके नीचे होना चाहिए, ठीक। और दूसरा जो है गुरुत्व केंद्र से जाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा वस्तु के आधार से होकर गुजरनी चाहिए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा सी, इसका सही उत्तर होगा। अगला 52 नंबर प्रश्न है, जब किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से हटने पर वह वापस उसी स्थिति में आ जाती है, वह संतुलन क्या कहलाता है? जब किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से हटाने पर वह वापस उसी स्थिति में आ जाती है, वह संतुलन क्या कहलाती है? तो वह संतुलन जो है अस्थाई संतुलन कहलाती है। सही उत्तर इसका भी हो जाएगा अस्थाई संतुलन। यदि किसी वस्तु को थोड़ा हिलाकर छोड़ने पर वह खुद ब खुद पुनः अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाए, उसे अस्थाई संतुलन कहते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, जब वस्तु को थोड़ा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र उसी ऊंचाई पर रहता है, वह संतुलन क्या कहलाता है? जब वस्तु को थोड़ा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र उसी ऊंचाई पर रहता है, तो वह संतुलन क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का उदासीन संतुलन। राइट आंसर सी हो जाएगा उदासीन संतुलन। यदि किसी वस्तु जैसे गेंद को खिसकाने पर उसका गुरुत्व केंद्र उसी ऊंचाई पर बना रहे और वह नई स्थिति में भी शांत रहे, तो उसे उदासीन संतुलन कहते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर प्रश्न है, अस्थाई संतुलन की स्थिति में, चारों ऑप्शन में बताइएगा, अस्थाई संतुलन की स्थिति में वस्तु पहली जैसी स्थिति में लौट जाती है। गलत है। वस्तु एक नई स्थिति में संतुलन होती है। यह भी गलत है। वस्तु वापस संतुलन में नहीं आती। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? 54 का सही उत्तर सी हो जाएगा, वस्तु वापस संतुलन में नहीं आती। यानी अस्थाई संतुलन में वस्तु को थोड़ा सा भी डिगाने पर वह अपनी पुरानी स्थिति में कभी वापस नहीं लौटती, बल्कि गिर जाती है या दूर हट जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, वस्तु वापस संतुलन में नहीं आती। अगला प्रश्न है, घर्षण बल की दिशा किस ओर होती है? घर्षण बल की दिशा बताना है। तो घर्षण बल की दिशा जो है गति के विपरीत होती है। गति की विपरीत घर्षण बल की दिशा कैसी होती है? गति की विपरीत। घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति की दिशा के विपरीत काम करता है, उसकी गति का विरोध करता है। तो इसका सही उत्तर होगा गति का विपरीत। अगला क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर, निम्न में से कौन सा घर्षण प्रकार पिंड की स्थिति स्थिर अवस्था से संबंधित है? निम्न में से कौन सा घर्षण प्रकार पिंड की स्थिर अवस्था से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण जो है, जब कोई वस्तु को किसी सतह पर रखी हो और अभी चलना शुरू ना किया हो,
तब लगने वाले घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। जब कोई वस्तु लुढ़कती है तो उसमें किस प्रकार का घर्षण लगता है? 57 नंबर क्वेश्चन है। जब कोई वस्तु लुढ़कती है तो उसमें किस प्रकार का घर्षण लगता है? तो उसमें किस प्रकार का घर्षण लगता है? लोटनिक घर्षण, लोटनिक घर्षण लगता है। सही उत्तर ए होगा। यानी जब कोई गोल वस्तु जैसे पहिया या गेंद किसी सतह पर लुढ़कती है तो उस समय लगने वाले घर्षण को लोटनिक घर्षण कहते हैं। यह सबसे कम मान वाला घर्षण होता है, लोटनिक घर्षण। घर्षण बल किसके समानुपाती होता है? 58 नंबर प्रश्न बताइएगा। घर्षण बल किसके समानुपाती होता है? तो यह किसके समानुपाती होता है? अभिलंब प्रतिक्रिया बल के, अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। सही उत्तर होगा इसका सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 59 नंबर क्वेश्चन। घर्षण गुणांक का मात्रक क्या होता है? घर्षण गुणांक का मात्रक बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घर्षण गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी घर्षण गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता है। घर्षण गुणांक दो समान बलों का अनुपात है, इसलिए यह एक बीमाहीन और मात्रकहीन राशि है। इसका कोई मात्रक नहीं होता। 60 नंबर प्रश्न है, यानी इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है गति का। तो 60 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य कैसा होता है? घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ऋणात्मक होता है। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य कैसा होता है? ऋणात्मक। घर्षण बल हमेशा विस्थापन की विपरीत दिशा में लगता है, ठीक, इसलिए किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। टोटल आपको 60 क्वेश्चन कराएं गति टॉपिक से। भौतिक विज्ञान यानी ल्यूसेंट थ्योरी बुक का भौतिक विज्ञान का टॉपिक नंबर 2 गति से टॉपिक वाइज निचोड़ MCQ 60 को आपको करा दिए हैं। उस टॉपिक को पढ़कर इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आपको 70 से 80% क्वेश्चन आपको दिमाग में छप जाएगा जब एक बार पढ़ के इस वीडियो को देखते हैं तो, ठीक। और उससे पहले प्रथम टॉपिक था मात्रक, उसका वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। डेली आपको इतिहास से एक टॉपिक और भौतिक विज्ञान से एक टॉपिक का वीडियो अपलोड किया जाएगा। आप डेली एक एक टॉपिक दोनों विषय में पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक। अगला जो टॉपिक है भौतिक विज्ञान का 3 नंबर टॉपिक है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा, यानी लूसेंट थ्योरी बुक निकालिएगा, उसमें भौतिक विज्ञान में आपको 3 नंबर टॉपिक देखने को मिलेगा कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। एडिशन जो है 2026 एडिशन रखिएगा लूसेंट का, और 3 नंबर टॉपिक पढ़ के अगला जब वीडियो आएगा तो उस वीडियो को देखिएगा कितना क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं बुक पढ़ने के बाद, यानी उसी से क्वेश्चन रहता है हूबहू लाइन बाय लाइन। तो ठीक, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के टॉपिक के साथ।